नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के दर्द और मोहम्मद यूनुस के चीन में दिए विवादित बयान पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत दौरे पर आए चिली के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों में हुए 4 समझौते। चिली को बताया लैटिन अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता को लेकर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय का महत्वपूर्ण बयान। कहा अमेरिका और रूस दोनों ही शांति समझौते की दिशा में कर रहे हैं काम। चीन ने अचानक ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर शुरू किया सैन्य अभ्यास। ताइवान के राष्ट्रपति और नेताओं पर लगाया अलगाववादी और परजीवी होने का आरोप। हमास, हिजबुल्ला और हुथी पर एक साथ हमला। इजरायली हमले में हिजबुल्ला के एक बड़े नेता सहित 4 लोगों की मौत। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के हसन बदीर के मारे जाने की पुष्टि की। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पहली बार भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत और चिली के बीच अंटार्कटिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन, कॉपर माइनिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी। दोनों ही देश वैश्विक तनाव के बीच शांति और सहयोग को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल देंगे। उन्होंने कहा कि लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इनको 30 मार्च तक स्वेच्छा से पाकिस्तान को छोड़कर अपने देश चले जाने को कहा था। ये समय सीमा खत्म हो गई है और अब पाकिस्तान इन्हें बलपूर्वक देश से निकालने की तैयारी कर रहा है। इन शरणार्थियों की समस्या यह है कि पाकिस्तान में रहने पर इन्हें जेल डालने की तैयारी है और वहीं अफगानिस्तान जाने पर इनके सामने भूखमरी, बेरोजगारी और मौत खड़ी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खराब होते आर्थिक हालात का खामियाजा उन मासूम अफगान शरणार्थियों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने कभी आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और इस्लामाबाद का साथ दिया था। हालांकि पाकिस्तान का इन शरणार्थियों को निकाले जाने के पीछे अपना अलग तर्क है।
अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने इस वर्ष 30 लाख अफगानों को देश से बाहर निकालने की योजना बनाई है। ऐसे शरणार्थियों को राजधानी और आसपास के इलाकों को 31 मार्च तक स्वेच्छा से छोड़ने की दी गई समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। हालांकि गिरफ्तारी और निर्वासन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 10 अप्रैल तक टाल दिया गया है। सरकार का यह कदम 2023 में शुरू की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का ही हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर निकालना है, जिनमें अधिकतर अफगानिस्तान के नागरिक हैं। दरअसल अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई थी, जिसमें अफगान नागरिक कार्ड रखने वाले लोगों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा, जिन अफगान नागरिकों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा उन्हें वापस भेजा जाएगा। और तीसरे चरण में सरकार ने 31 मार्च तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लगभग 40,000 अफगानों को निर्वासित करने का प्लान बनाया था। पाकिस्तान के इस अभियान की मानवाधिकार समूहों, तालिबान सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी आलोचना की है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 18 महीने में लगभग 8,45,000 अफगान नागरिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक देश में अभी भी 30 लाख अफगान नागरिकों की मौजूदगी बरकरार है। इनमें से करीब 14 लाख के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं, जबकि 8 लाख के पास अफगानिस्तान के नागरिक कार्ड हैं। इसके अलावा 10 लाख अफगान ऐसे हैं जो अवैध रूप से देश में हैं, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं हैं। शरणार्थियों पर गिरी गाज को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है, इसलिए अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने से आर्थिक बोझ कम होगा। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अवैध शरणार्थियों को लेकर अमेरिका द्वारा फंडिंग रोके जाने के बाद पाकिस्तान को शरणार्थियों से संबंधित नीतियों को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी। बहरहाल पाकिस्तान के निर्णय का असर उन 60 प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा जो तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हुई थीं। इनमें से कई महिलाएं शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान के निशाने पर थीं। ऐसी कार्यकर्ताओं को अब ये डर सताने लगा है कि अगर वापस भेजा गया तो उन्हें या जेल जाना होगा या फिर मौत का सामना करना पड़ेगा। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने मैं यही रखूंगा कि ये अफगान शरणार्थी जो करीब 30 लाख की संख्या में है पाकिस्तान में, कभी तो पाकिस्तान के बहुत प्यारे हुआ करते थे और पाकिस्तान ने इनका काफ़ी फ़ायदा भी उठाया और अब पाकिस्तान ने इनको कहीं ना कहीं अधर पर छोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी रिपोर्ट में जैसे कहा गया कि ये मुख्य तौर पर आर्थिक कारण है, जो आर्थिक व्यवस्था की खस्ता हालत है पाकिस्तान में, और अब जो USAID में रोक लगी है उसकी वजह से है। पर इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। जैसे आपने खुद कहा कि 80 के पूरे दशक में जब सोवियत फौजों के काबू में था अफगानिस्तान, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ के एक मुजाहिदीन को तैयार किया गया। तो पहली बार जब तालिबान सरकार में आया तो वो एक तरह से पाकिस्तान का ही एक कठपुतली या मुखौटा था उस वक्त। अब दूसरी बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है अगस्त 2021 से, तब से लगातार पाकिस्तान के साथ उनका तनाव बना हुआ, खासकर सीमा में लगातार हिंसा हो रही है। तो ये भी एक उसके पीछे कारण है कि तनाव के चलते वो वहाँ के शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आए हैं उन पर अपना पूरा एक तरह से जो आक्रोश है वो उन पर गाज, जैसे आपने कहा, गिर रही है उनके ऊपर। और लगातार अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से उसको एक मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि या तो वो पाकिस्तान की जेल में जाएंगे या फिर उनका प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। पर वही पश्चिमी देश जिनकी वजह से आपने देखा कि पहले 2 दशक इस सदी के लगातार युद्ध होता रहा अफगानिस्तान में, वो केवल आज 40,000, 30 लाख की आपने जिक्र किया वो शरणार्थी हैं, उसमें केवल 40,000 लेने की तैयारी में है, उसमें भी समय लगेगा। तो ये जाहिर है कि 90 के दशक से जो लगातार यहाँ रह रहे हैं, बहुत से अफगानी तो ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, उन्होंने अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, पर वो आज अफगान के नागरिक हैं, जो उनके पास एक UNHCR का एक रेजिडेंसी परमिट है उनके पास,
और बहुत सारे तो अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं जो लगातार उसके पैसे आप इनकी आजादी पर भी जा सकते हैं कि जो पश्तूनों को बीच में से काटते हुए एक लाइन जो सीमा बनाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वो अपने आप में ऐतिहासिक गलती है, एक तरह से ड्यूरेंट लाइन। उसके चलते दोनों तरफ यही लोग रहते हैं। तो इनको अचानक इस तरह से आपने जैसे देखा कि जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक 2 पेज का एक नोटिस निकलता है कि ये 3 फेज है, इस तरह से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और अचानक इस तरह से लोगों को भेजना, यहाँ तालिबान की सरकार को कोई भी मान्यता नहीं है, पाकिस्तान की मान्यता भी नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा मानवीय संकट होता है। और मुझे लगता है पश्चिमी देशों को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो लगातार मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, और खासकर जो पहले 2 दशकों में लगातार युद्ध अफगानिस्तान में रहा, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि आए पाकिस्तान में और अफगानिस्तान को छोड़ के दूसरे देशों में भी गए, तो उनकी भी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि ये मानवीय संकट को किस तरह से सुलझाया जाए और किस तरह से पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जाए कि इसके लिए कुछ समय की जरूरत है। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं जा पा रहे अफगानिस्तान उनको डिपोर्ट किया जाएगा या जेलों में डाला जाएगा। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक सच्चाई है पिछले 4 दशकों की, उसको इस तरह से सुलझाया नहीं जा सकता कि आप केवल जोर जबरदस्ती से उनको इस तरह से अपने देश से निकालने की कोशिश करें। उसके कुछ सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अभी इस वक्त पर जिस तरह के संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच में है, उसमें इन लोगों का दर्द और कितना बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो काफी मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी देखिए हाल ही में अमेरिका से डिपोर्टेशंस हो रहे हैं, तो जिस देश में आप लोगों को भेजना चाहते हैं उस देश से तालमेल और सहमति होना जरूरी है। और जब ये सहमति और तालमेल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है ही नहीं, तो किस तरह से आप कहते हैं कि ये नागरिक अपने आप देश छोड़ के वापिस अफगानिस्तान चले जाएं। मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, पर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। तो क्या उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए या कोई और जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है उनको लेकर? तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से आक्रामक रुख अचानक जो है पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा मानवीय संकट एक तरह से खड़ा करने वाला है इसको लेकर। एक दिक्कत और है सर, इनमें कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो सीधी सी बात है इनको मौत का सामना करना पड़ेगा। ये इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत को इसको कितना ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि बहुत से हजारों लोग तो 2021 अगस्त में जब तालिबान फिर से सत्ता में आ गया, उसके बाद वहां से पाकिस्तान में घुसे हैं। तो जाहिर है कि उन सब का तो वहां जाना एकदम मौत के मुंह में जाने जैसा है। जैसे आपने जिक्र किया करीब 60 महिलाओं का जो इसमें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, तो वो तो पहले से ही आइडेंटिफाइड है। यदि वो वहां भेजी जाती हैं तो उनके साथ क्या सलूक होगा वो हम केवल सोच ही सकते हैं, शायद सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पश्चिमी देशों का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा पिछले 4 दशकों में, पाकिस्तान के साथ हिस्सेदारी बनाकर इस तरह का जो वहां माहौल पैदा किया गया जिससे लोगों को वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा, तो पाकिस्तान के साथ साथ इन पश्चिमी देशों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि इस संकट को किस तरह से सुलझाया जाए, उसमें सीधा उनका हस्तक्षेप होना चाहिए और किस तरह की सहायता वो देना चाहते हैं वो भी होना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो विश्व को सहायता देने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो क्या कुछ यूरोपीय देश नेटो के जो दूसरे मेंबर हैं जो लगातार बने हुए थे अफगानिस्तान में, और बहुत से लोगों ने उन्हीं देशों की अपने युद्ध में सहायता भी की है, तो उनके प्रति इनकी क्या कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? ठीक है सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में
फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा में भारत के उत्तर पूर्व को लेकर विवादित बयान दिया। इसके बाद भारत में विदेशी मामलों के विशेषज्ञों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल यूनुस बांग्लादेश को भारत से दूर और चीन पाकिस्तान के करीब ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि वो चीन से करीबी के लिए भारत को नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ महीने से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की चीन यात्रा कई मायनों में विवादों से घिरी रही। यूनुस ने अपनी यात्रा के दौरान न केवल चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का जिक्र करते हुए चीन से इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति का विस्तार करने की अपील की, जिससे यूनुस का असली चेहरा सबके सामने आ गया। दरअसल यूनुस ने एक वीडियो में पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का जिक्र किया, जिसे उन्होंने भूमि से घिरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। दरअसल यूनुस ने बयान देते समय इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। इसमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। पूर्वी राज्यों पर दिया गया यूनुस का यह बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत का चिकन नेक माना जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। यूनुस जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है और भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्वोत्तर भारत से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच को लेकर बहुत करीबी चर्चा हो चुकी है और इस पर औपचारिक समझौते भी हो चुके हैं। यूनुस पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में समस्या पैदा करने के लिए चीन को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हम बांग्लादेश की विपरीत दिशा में भी ऐसा ही कर सकते हैं। दरअसल यूनुस की चीन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई विकास से जुड़ी योजनाओं पर समझौते हुए, जो बांग्लादेश के लिए तरक्की की राह प्रशस्त कर सकता है। लेकिन इस दौरान उनके भारत विरोधी बयानों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बहरहाल अंतरिम सरकार के मुखिया के बयान से साफ होता है कि यूनुस का इरादा घरेलू समस्या के समाधान से ज्यादा देश के लोगों को इसी तरह के मामलों में उलझा कर रखना है, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों के दौरान यूनुस अपनी नीतियों के कारण कटघरे में रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार गठन के बाद से अब तक कई मौकों पर कई सलाहकारों पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर सिंह, अगर मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे की हम बात करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर देश का जो नेता होता है वो दूसरे देश में जाता है, निवेश की बात करता है, अपने देशों में निवेश की बात करता है, 2 देशों के बीच में साझेदारी की बात करता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, उनका जो रवैया रहा है, चाहे वो हिंदू विरोधी रवैया रहा हो, साथ ही साथ पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के साथ नज़दीकी बढ़ाने का रवैया रहा हो, और अब जिस तरह से उत्तर पूर्व को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो व्यक्तित्व है उसमें ये मान लेना कि शायद उनको पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है ये हैरान करने वाली एक तरह से टिप्पणी है कि जो देश खुद ही भारत की भूमि से घिरा हुआ है, वो किसी भारत की भूमि को भूमि से घिरा हुआ बताने की कोशिश करें किसी तीसरे देश को। दूसरी बात ये भी कि जब डॉक्टर यूनुस को अच्छे से समझ है कि भारत और चीन के संबंध किस तरह के हैं, तो भारत की भूमि को पेशकश करना चीन के लिए अपने आप में एक तरह से प्रोवोकेटिव है। और इसीलिए आप देखें कि अलग अलग लोगों ने, आपके प्रोग्राम में भी 2 लोगों ने कमेंट किया और हमारे सर यहाँ पर एक तथ्य मैं ये भी रखना चाहूंगा कि जब डॉक्टर यूनुस चीन गए थे तो ये जो बयान है ये किसी मीडिया के जरिए नहीं आया। ये बयान वो तो 3-4 दिन पहले वो चीन गए थे, उसके बाद कल ये बयान बांग्लादेश की जो सरकार है, वहाँ की जो एजेंसी है, उनके द्वारा ये बयान को जारी किया गया और उसके बाद मीडिया को इस बयान को आगे बढ़ाया गया। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि शायद ये ना केवल चीन को रुझाने की कोशिश थी, पर अपने देश में भी अपनी मान्यता बढ़ाने की एक तरह से कोशिश थी। क्योंकि आप देखें कि कहने को ये सरकार अंतरिम सरकार है,
पर ना तो ये अंतरिम है, ना ये न्यूट्रल है, ना ये नॉन पार्टी सरकार है। इनका केवल एकमात्र जिम्मेदारी या मैंडेट है इनको कि वो किसी तरह से जल्द चुनाव कराएं। और इस तरह के बड़े निर्णय कि किस तरह से विदेश नीति चलेगी, किस तरह से घर में जो अलग अलग संस्थान हैं उनमें सुधार होंगे, संविधान में सुधार होंगे, ये चुनी हुई सरकारों का काम है। ये इंटरिम सरकारों का काम नहीं होता कि इस तरह के बड़े निर्णय आप लेना शुरू कर दें। तो अपनी घर में भी मान्यता बनाए रखने को मुझे लगता है लेकर ये एक कोशिश हो सकती है। जिस तरह से ये आपने देखा कि इतना प्रोवोकेटिव एक रिमार्क उन्होंने दिया है, और शायद एक तरह से कुछ अपनी भारत के प्रति आक्रोश या नाराजगी जो बांग्लादेश में बनी हुई है उसके समर्थन की एक संकेत का कोशिश हो, इसमें यह भी हो सकता है। तो अपनी सत्ता को बनाए रखने का भी एक इसमें पीछे मंशा हो सकती है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना उनका व्यक्तित्व विश्व में जाना जाता है उसमें ये नहीं कह सकते कि ये उनको समझ नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर उन्होंने इस तरह का जो व्यक्तित्व उनका है उसके सामने ये टिप्पणी करना, इसके पीछे कुछ जाहिर है कि उनकी रणनीति है। रणनीति क्या है? वो यही है कि जो अपनी सत्ता है उसको बनाए रखें, और उसको बनाए रखने के लिए क्योंकि अमेरिका से सहायता बंद हो रही है, भारत कम से कम अपना तालमेल बना रहा है, बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं दिखा रहा है, तो चीन के यहाँ जाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और जो चीन को बात खुश करे वही बात कहना, ये भी उसके पीछे एक मंशा हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। चीन भी समझता है कि भारत का प्रभाव कितना है बांग्लादेश के ऊपर, और भारत के बगैर मर्जी के कितनी बड़ी वहां हिस्सेदारी बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये वो पहले से ही सीख चुका है। ग्वादर और हम्बनटोटा में वहां 2 बड़े पोर्ट बनाकर जो चल नहीं रहे। सितवे पोर्ट सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में और श्रीलंका में पोर्ट बनाकर उसने देखा कि वो चल नहीं सकते जब तक भारत उसमें चीन का साथ नहीं देगा। तो इसी तरह से यदि सितवे या चिटागोंग में वो कुछ करना चाहता है तो भी वो, जिसको हम कहते हैं कि वाइबल नहीं होगा कमर्शियली, वो उसको कर देना संभव नहीं है चीन के लिए। और 10 साल के बाद वहां भी सवाल उठने शुरू हुए हैं कि आप इस तरह का निवेश करते हैं तो उसको चीन में क्या फायदा, चीन सर को क्या ये फायदा है? बहस हम कई बार आपके साथ हम कर चुके हैं कि किस तरह से वो वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पर वो बांग्लादेश को आगे को नहीं ले जा पा रहे हैं, कट्टरपंथियों के पीछे छुप रहे हैं, उनकी लगातार वहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। लेकिन उत्तर पूर्व को लेकर के अगर वो कहेंगे तो जिस तरह से उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, सितवे पोर्ट को भारत ने डेवलप किया है बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए, ये सब क्या बांग्लादेश को दिखता नहीं क्या? मुझे लगता है इस वक्त ये भी याद करना जरूरी हो जाता है कि हाँ, भारत ने जब शेख हसीना की सरकार थी वहां तो कई तरह के ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किए थे जिससे भारत को रोड से, रेल से, वाटरवेज से और फिर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के चिटागोंग जाकर ये सब सुविधाएं मिली थी कि हम भारत जो है वो लगातार हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनसे जुड़ा रहे। आपको याद होगा 1965 में जब युद्ध हुआ था तो इस तरह की सहूलतें तब भी थी भारत को, और अचानक वो सारी सहूलतें बंद कर दी गई थी और कई दशकों तक बंद रही फिर उसके बाद। तो भारत को इसको एक मौका, एक अवसर की तरह मुझे लगता है देखना चाहिए, और किस तरह से बहुत ही डिपेंडेबल अल्टरनेटिव्स की हमें जो जरूरत है उसकी और हमारा ध्यान जाना चाहिए। और कभी भी इस तरह से यदि कोई कट्टरपंथी की सरकार वहां बन जाती है तो क्या वो भारत को इस तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं भारत के सामने? तो ये भी एक अवसर भारत के लिए है कि किस तरह के अल्टरनेटिव भारत बना सकता है। लगातार उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनसे जुड़े रहने के लिए, उस पर भी मुझे लगता है सोचना जरूरी हो जाता है एक तरह से। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जा रहे हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता को लेकर रूस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और रूस दोनों ही यूक्रेन के मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं और शांति समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। रूस के मुताबिक यह दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी भीषण बना हुआ है। सुत्जा की ही तरह रूसी सैनिक टोरेस शहर में भी एक अलग रणनीति अपना रहे हैं। यहाँ रूसी सैनिक सीवर लाइनों और जमीन के नीचे बनी बड़ी गैस पाइपों का उपयोग कर शहर में घुस रहे हैं और यूक्रेनी सैनिकों पर आकस्मिक हमला कर रहे हैं। चीन ने अचानक ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है और उसके नेताओं पर अलगाववादी और परजीवी होने का आरोप लगाया है। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा है कि PLA नौसेना, सेना और रॉकेट फोर्स इस अभ्यास में शामिल हैं। लेबनान के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक अधिकारी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि मारा गया हसन बदीर हिजबुल्लाह इकाई और ईरान के कुद्स बल का सदस्य था और उसने हमास की मदद की थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास ही स्थित सेलंगोर राज्य में गैस पाइपलाइन फटने से भयानक हादसा हुआ है। इससे यहां भारी विस्फोट हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इलाके को खाली कराकर बचाव अभियान चलाया गया। फ्रांस में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को सजा और चुनाव लड़ने से रोक के मामले में दक्षिणपंथी पार्टियां इस सप्ताह के अंत में देश भर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए दक्षिणपंथी नेताओं ने लोगों से बड़े पैमाने पर शामिल होने की अपील की है।